अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फिजिक्स एकेडमी। आज हम लोग सेकेंड ईयर फिजिक्स के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। बारी है चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक स्पेक्ट्रा के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने की। तो एक अहम चैप्टर है चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जिसमें लेज़र से रिलेटेड, एक्सरे से रिलेटेड, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड कई सारे एमसीक्यूज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन 1। लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज लिंक्ड बाय। दो चीज़ों का अगर हम रिलेशन बनाएं, यानी कि एक हम बनाएं, एक क्वांटिटी होगी लीनियर मोमेंटम और दूसरा होगा एंगुलर मोमेंटम। अगर लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का हम रिलेशन बनाएं तो वो क्या बनेगा। ठीक है, तो याद रखिए जो फॉर्मूला है ना, अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, एम वी आर, यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी एटम का, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन का, वो बराबर होता है h/2 के। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर अगर रिलेशन बनाना चाहें इनका, कि इनके दरमियान का क्या रिलेशन है एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम का, तो देख लो। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जो कि होता है एन यानी कि जो क्वांटम स्टेट होती है। तो जो लीनियर मोमेंटम है वो एम वी होता है, जो एंगुलर मोमेंटम है एम वी आर होता है। और ये दोनों के दोनों डिपेंड करते हैं, देखो प्लैंक्स कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, एनर्जी पे नहीं, ऑर्बिटल रेडियस पे नहीं, बेसिकली ये किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ये दोनों डिपेंड कर रहे होते हैं क्वांटम नंबर ऑफ स्टेट पे। ठीक है ना। तो ये किससे लिंक करते हैं, ये लिंक करते हैं क्वांटम नंबर ऑफ स्टेट पे। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट चेंज होता रहता है, लीनियर और एंगुलर मोमेंटम चेंज होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो रेडियस क्या होगा फिफ्थ स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम का। तो देखो एक फॉर्मूला है जिससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर मुझे रेडियस फाइंड करना है nth ऑर्बिट का, तो वो बराबर होता है n² इंटू रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, यानी कि 0.53। अब यहाँ पे बात हो रही है पांचवें ऑर्बिट की, तो मुझे रेडियस चाहिए पांचवें ऑर्बिट का। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 0.53। 5 का स्क्वायर यानी कि 25 इंटू 0.53। ठीक है जी। तो ये ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 13.25 एंगस्ट्रॉम के। ठीक है ना। 25 को मल्टीप्लाई कराओ 0.53 से, तो ये आ जाएगा 13.25। नंबर 3, द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ रूबी। जो रूबी है, जो स्टोन है, उसकी जो मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है वो कौन सी स्टेट होती है। तो याद रखो मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ रूबी इज इट्स ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा रह सकता है। रूबी की जो ग्राउंड स्टेट होती है वहां पे इलेक्ट्रॉन हमेशा रह सकता है, इस वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट वही कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अनस्टेबल स्टेट इनटू स्टेबल स्टेट। जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर जाते हैं अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट की तरफ अपने आप, खुद ब खुद। तो खुद ब खुद को कहते हैं स्पॉन्टेनियस। ठीक है ना। और ऐसा कब होता है, जब वो करते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगर यहाँ पर होता है अनस्टेबल स्टेट में, तो अगर वो चाहता है कि वो जंप करे किसी भी अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में, तो पहले वो रेडिएशन को रिलीज करता है। तो जो रेडिएशन को रिलीज करता है खुद ब खुद, उसे स्पॉन्टेनियस एमिशन कहा जाता है। नंबर 5, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम रेडिएंट एनर्जी इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बिलोंग्स टू। सबसे ज्यादा जो एनर्जी रिलीज होती है वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम रेडिएंट एनर्जी, ठीक है, वो कहां पर होती है। लेमैन सीरीज, बेलमर सीरीज, पैशन सीरीज या पीफंड सीरीज। तो ये जो सारी की सारी सीरीज हैं, इसमें आपको ये याद रखना है कि कौन सा किस रीजन से लाई कर रहा है। लेमैन सीरीज जो है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन से में लाई करती है, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो इसी सीरीज में होती है। फिर विजिबल रीजन के अंदर बेलमर आता है, और पैशन और ब्रैकेट जो है वो ये आ जाते हैं इंफ्रारेड सीरीज में। तो हाईएस्ट जो एनर्जी होती है वो पाई जाती है लेमैन सीरीज में। सबसे ज्यादा जो एनर्जी रिलीज होती है वो लेमैन सीरीज में होती है। नंबर 6, लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट इज। जो लाइफ टाइम होती है इलेक्ट्रॉन की, यानी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में कितनी देर तक रह सकता है। तो याद रखो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में बहुत ही कम टाइम के लिए रह सकता है। ठीक है ना। बहुत ही कम टाइम का मतलब 10⁻⁻⁸ सेकेंड। ठीक है ना। और अगर मेटास्टेबल स्टेट का कहेंगे तो 10⁻³ होता है। अगर ग्राउंड स्टेट का कहेंगे तो वो इनफाइनाइट होता है। तो इस तरीके से आपने बात को जहन में रखना है। नंबर 7, इन एन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन बिलोंग्स टू। अब याद रखो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/λ। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। वेवलेंथ सबसे ज्यादा तो एनर्जी सबसे कम, और एनर्जी सबसे कम होती है सबसे आखिरी वाले जो रीजन होता है
वहां पर जाके, यानी कि इंफ्रारेड में, और वो भी फार इंफ्रारेड रीजन के अंदर। लेवन की मैक्सिमम होती है बेलमर पैशन ब्रैकेट, और सबसे कम किसकी होती है? सबसे कम होती है पॉलीफंड सीरीज की। तो वेवलेंथ मैक्सिमम है और एनर्जी सबसे कम होती है पी फंड सीरीज में। नंबर 8, इन लेजर द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटास्टेबल। देखो मैं कह रहा था ना, एमसीयूज में एक्साइटेड कहेंगे तो 10⁻⁻⁸ है, और इसके लिहाज से काफी स्टेबल स्टेट होती है मेटास्टेबल स्टेट, जिसका होता है 10⁻⁻³ सेकेंड लाइफ टाइम। नंबर 9, द प्रिंसिपल ऑफ लेजर प्रोडक्शन इज। जो प्रिंसिपल है लेजर की प्रोडक्शन का वो क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी कि मेन कौन सी इमिशन हो रही होती है? स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये आ गया स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इत्तेफाक से 2 ऑप्शन आ गए, कुछ और होगा ये ना, इसको कुछ और कर लो, इसको कर लो स्टिमुलेटेड, कुछ भी कर लो, स्पॉन्टेनियस इमिशन, लेकिन बहरहाल जो करेक्ट आंसर होगा वो स्टिमुलेटेड इमिशन होगा। नंबर 10, इन अ हाइड्रोजन एटम बेलमर सीरीज इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू। अगर वो बेलमर सीरीज में है तो वो कहाँ पे फॉल करेगा? तो याद रखो, पहली सीरीज होती है लेमन, फिर होती है बेलमर, फिर होती है पैशन, फिर होती है ब्रैकेट, और फिर होती है पॉलीफंड सीरीज। ठीक है ना, और ये जो इनकी सीरीज है ये बताती है उनका लास्ट ऑर्बिट, फाइनल ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है और फिफ्थ होता है। तो बेलमर की बात हो रही है, इसमें लास्ट ऑर्बिट होता है सेकंड ऑर्बिट, यानी कि n बराबर होगा 2 के। नंबर 11, लेजर इज द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं, लेजर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट। लेजर है कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज नहीं है, और ऑल ऑफ दीज तो फिर हो ही नहीं सकता। 12, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट रेडिएट्स। जो भी इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में होता है वो किस चीज को रेडिएट करता है? एनर्जी को करता है, एक्सरे को करता है, गैमा को करता है? नहीं, वो कोई भी एनर्जी को इमिट नहीं करता, रेडिएट नहीं करता। उसकी जो एनर्जी होती है टोटल वो रहती है कांस्टेंट। 13, द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड इन लेमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम। अब देखो, लेमन सीरीज का मतलब हो गया कि फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा, और पहली लाइन का कब होगी? जब वो जंप करेगा बिल्कुल इसके ऊपर वाले ऑर्बिट से। तो लेमन सीरीज में फाइनल ऑर्बिट तो पहला ऑर्बिट होता है, इसका एक ऊपर वाला ऑर्बिट होगा सेकंड ऑर्बिट। तो पहली जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है जो कि इमिट होती है इन लेमन सीरीज, वो तब होती है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है सेकंड ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में। 14, स्पेक्ट्रल लाइन इन बेलमर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज इन द रीजन ऑफ। बेलमर सीरीज जो है वो कहाँ लाई करती है? तो मैंने आपको बताया, लेमन सीरीज जो है ना, लेमन सीरीज लाई करती है अल्ट्रावायलेट रीजन में, बेलमर लाई करता है विजिबल रीजन में, और ये तीनों के तीनों लाई करते हैं इंफ्रारेड रीजन में, और ये बिल्कुल फार इंफ्रारेड में चला जाता है। अब बात हो रही है बेलमर की, तो बेलमर कहाँ लाई करता है? ये लाई करता है इन द विजिबल रीजन। नंबर 15, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। अभी मैंने पहले ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बताया था, वो होता है h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मतलब जो भी नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा, जैसे उसके इंटीजर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से 2 से 3 से, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटीग्रल मल्टीपल। नंबर 16, रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज। एक्स रेज की रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है? तो एक्स रेज की रेंज होती है 0.1 से लेके 1 नैनोमीटर तक। ये रेंज आपने याद रखनी है, ठीक है जी। और 400 से 700 तो इतनी कॉमन है, विजिबल रीजन होता है। बहरहाल एक्सरे का पूछा गया तो 0.1 से लेके 1 नैनोमीटर होता है। नंबर 17, एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन। एक्सरेज कब प्रोड्यूस होती हैं? जब इलेक्ट्रॉन फॉल करता है टू ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉन लूज करता है एनर्जी इन द विसिनिटी ऑफ न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जंप करता है हाई स्टेट पे। या सारी बात सही है? ये बात सही है। जो ब्रह्मस्ट्रालन स्पेक्ट्रा होता है वो तब होता है जब जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एटम के करीब से पास हो रहा होता है, और पास होते होते जब वो बेंड होता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को लूज कर देता है, जिसकी वजह से ब्रह्मस्ट्रालन स्पेक्ट्रा बनता है एक्सरे का। दैट्स व्हाई बी करेक्ट होगा। नंबर 18, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज गिवन बाय द इक्वेशन। V बराबर होता है एफ लैम्डा के, और जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में V बराबर होता है c के, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के। तो c बराबर होगा एफ लैम्डा के, और अगर c बराबर है एफ लैम्डा के तो फॉर्मूला देख लो क्या बनेगा फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c ओवर लैम्डा। c ओवर लैम्डा, ये है c वाला आंसर जो कि करेक्ट आंसर है।
Number 19. An interesting application of laser is the production of three-dimensional images. लेज़र की एक एप्लीकेशन है जो हम पढ़ते भी हैं कि थ्री डायमेंशनल इमेजेस बन जाते हैं उसकी मदद से, जिन्हें होलोग्राम्स कहा जाता है। होलोग्राम जो है वो बड़ी ही मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में से है और आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। साइंस फिक्शन मूवीज़ में तो इसकी भरमार ही है, हर जगह होलोग्राम्स दिखाते हैं। तो ये जो है वो लेज़र की ही एप्लीकेशन है जिसमें 3D इमेज जो है वो फॉर्म हो जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। Number 20. The radiation emitted from hydrogen filled discharge tube when viewed by dispersing devices such as prism, grating and etc. तो हाइड्रोजन फिल्ड डिस्चार्ज ट्यूब से जो इमिट होता है स्पेक्ट्रम, वो बेसिकली होता है एक लाइन स्पेक्ट्रा। लाइंस इमिट होती हैं और वो तब जब इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पॉन्टेनियस इमिशन करता है तो नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। अदरवाइज जब तक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस में, वो एनर्जी को रिलीज नहीं करता है। नंबर 21. Which of the following is not a fundamental postulate of Bohr's theory of hydrogen atom? कौन सा बेसिक पोस्टुलेट नहीं है Bohr's theory of hydrogen atom का? The classical theory does not apply in the case of tiny particles such as electrons. The electron in stable orbit does not radiate energy. The electron can move in all possible orbits. An atom radiates energy only when electron jumps from an allowed orbit of higher energy to one of the lower energy EP. ये जो है ये कोई फंडामेंटल पोस्टुलेट नहीं है बोहर्स थ्योरी का, और बाकी जितने भी नजर आ रहे हैं ये फंडामेंटल पोस्टुलेट्स में शामिल हैं। नंबर 22. जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम nth हायर ऑर्बिट टू द pth ऑर्बिट यानी कि लोअर ऑर्बिट, तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज गिवन बाय, डिफरेंस ऑफ एनर्जी कैसे मालूम कर सकते हैं? तो डिफरेंस बोल रहे हैं और क्या चाहिए भाई, HF बराबर होता है En माइनस EP के। नंबर 23. एक्सरेज आर, एक्सरेज क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, नन ऑफ दीज। तो याद रखिए एक्सरेज आर नॉट पार्टिकल्स, नन ऑफ दीज। नंबर 24. द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हेल्प्स अस टू, जो एक्सरेज में कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा बनता है उसकी मदद से हमें क्या फायदा होता है? मेजर द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, measure the wavelength of incident electron, measure the energy of emitted X-rays, identify the element of which the target is made. कहते ही कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा इस वजह से हैं क्योंकि वो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता है, उसके एटॉमिक मास पर डिपेंड करता है, उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। दैट्स वाई कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो उसकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एलिमेंट जिससे हम टारगेट बनाते हैं। The ratio of radius of third orbit in hydrogen atom to the radius of first orbit is, तो देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, Rn बराबर होता है n स्क्वायर और आता है R1। ठीक है जी, और क्या हो जाएगा अगर बात कर रहे हैं हम थर्ड ऑर्बिट की, थर्ड ऑर्बिट की बात करेंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Rn इज इक्वल टू, या R3 बोलेंगे, जाहिर सी बात है थर्ड ऑर्बिट है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर R1 आ जाएगा, और ये थर्ड और इसका रेशो ही तो बताना है, तो R3 डिवाइड बाय R1 का जो रेशो आएगा वो 3 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 9:1। 9:1 इज द करेक्ट आंसर। नंबर 26. द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स रिक्वायर्ड फॉर लेजर प्रोडक्शन इज, 3 लेवल्स रिक्वायर होते हैं, ग्राउंड स्टेट होता है, मेटास्टेबल स्टेट होती है और एक्साइटेड स्टेट होती है, जिसकी मदद से लेजर प्रोड्यूस हो सकती है। Number 27. According to Bohr's theory of hydrogen atom, the total energy of the atom with its electron revolving in the nth stationary orbit is, total energy का फॉर्मूला, total energy बराबर होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट divided by n square, proportional to n, proportional to n square, inversely proportional to n, inversely proportional to n square. Number 28. X-rays are a part of electromagnetic spectrum and are characterized by frequencies higher than those of, इनकी फ्रीक्वेंसी किससे हाई होती है? देखिए जो सीरीज है ना पूरी, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गैमा रेज। ठीक है जी, गैमा लिख देते हैं, जी लिख देते हैं,
तो बात यह है कि ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इनकी होती है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी इसकी होती है। तो अब ये कह रहे हैं कि एक्स रेज क्या है जिनकी फ्रीक्वेंसी किससे ज़्यादा होती है, तो एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो अल्ट्रावायलेट से ज़्यादा होती है। ठीक है जी, मतलब बिल्कुल अल्ट्रावायलेट से ज़्यादा होती है, तो उसको एक्स रेज कह देते हैं हम लोग। Number 29, the condition in which more electrons are present in higher energy than low energy level is called, इसे कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, जिस कंडीशन में हायर एनर्जी के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं और लोअर एनर्जी लेवल में कम होते हैं। Number 30, रूबी क्रिस्टल is formed when aluminium ion is replaced by chromium ion। जो एल्यूमिनियम आयन होता है उसको अगर हम रिप्लेस कर देते हैं कुछ क्रोमियम आयन से तो बन जाता है रूबी क्रिस्टल। बाकी जो पास्ट पेपर के एमसीक्यूज हैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, आप जाके देख सकते हो। और ये जो एमसीक्यूज हैं इनकी प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपको एग्ज़ाम के अंदर। और वैसे ही फ़ायदा होगा अगर आप ई कैट या एम कैट की तैयारी कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।